हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीसी क्लासेस। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ नीड फॉर वेक्टर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नीड फॉर वेक्टर्स। देखिए, प्रीवियस क्लासेस में आपने जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा कि जैसे कि वेलोसिटी है, मान लीजिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है कि स्पीड बिना डायरेक्ट मतलब क्या स्पीड आपने देखा होगा कि स्पीड होती है एक स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। आपने देखा होगा पहले, जैसे सिंपली बता देते थे कि इसलिए क्योंकि स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जैसे कि आप पढ़ते थे पहले एक 1D मोशन मतलब जैसे आप देखते थे आपके क्वेश्चंस में कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में आता था, मतलब कि एक डायरेक्शन को आप जो मान लेते थे, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, कि आपके अगर ऑब्जेक्ट ए है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी है, इसमें चल रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो 1D में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज से। लेकिन जब आप 2D में देखते हो, मतलब जैसे एक्स प्लेन और वाई प्लेन हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पहले ऐसे सीधे सीधे चलेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन आप सीधे सीधे ऐसे नहीं बता सकते, उसका कॉन्सेप्ट आप सीधे सीधे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और अगर 3D में है, मान लो जेड एक्सिस भी आ गया आपका, तो फिर तो वो 3D में कैसे भी मूव कर सकता है, तो उसका जो मोशन है, उसकी जो मोशन की डायरेक्शन है, आप सीधे सीधे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर की मोशन की। सो मैं आपको बता दें कि वेक्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो वेक्टर भी क्या है, एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो टाइप में डिवाइड की जाती है, एक स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो आपका ये सेकंड चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैं बता रहा था आपको कि नीड फॉर वेक्टर क्यों पड़ती है, वो ना बता दिया कि जरूरत क्यों पड़ती है हमें वेक्टर्स की। और अब मैं बताता हूँ कि असल में जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरह से डिवाइड होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जैसे आपने लिख दिया कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 10 किलोमीटर पर आवर में बता दिया, हमने ये बताया कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कैसे मूव कर रहा है, इसका मतलब नहीं 10 किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, 10 क्या है इसकी वैल्यू है, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम किसी चीज को बता दें, वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम बता दें कि वो कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट या 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम उसे बता दें तो वो होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी स्पीड ऐसे होती है। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगी, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। जैसे आपने पहले सुना होगा स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब स्पीड बताते हैं लेकिन किस डायरेक्शन में वो भी हम बताते हैं। तो वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों के डिफरेंस के बेसिस पे हम बता सकते हैं स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार आप कह सकते हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ चल रही है, तो मतलब वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब हम वेक्टर क्वांटिटीज के जो कुछ या आप कह सकते हो कुछ टाइप्स या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि समझ लीजिए कि हर वेक्टर की अपनी एक वैल्यू होती है, मतलब वेक्टर की डायरेक्शन के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, इसकी कुछ वैल्यू है, मतलब मान लीजिए सपोज लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में बनाया गया एक यूनिट वेक्टर, आप उसे डिनोट करते हैं ए कैप से। ठीक, ए उसे डिनोट करते हैं आप ए कैप से। ए कैप का मतलब क्या है कि उसी वेक्टर की डायरेक्शन में बनाया गया एक वेक्टर जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है। यूनिट का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकलता है। अब आप बस ये समझ लीजिए कि ए कैप जो होता है, यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम डिनोट करते हैं मोड से, उसके दोनों तरफ मोड लगा देंगे, मतलब क्या है कि उसका हम मैग्नीट्यूड डिनोट कर रहे हैं। ठीक, तो ठीक है, आप समझ गए यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। ठीक है, और अब आते हैं हम नेक्स्ट बताते हैं आपको इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक, अगर इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तभी ये वेक्टर इक्वल हो सकते हैं। मतलब अगर ए इस डायरेक्शन में है और बी भी इसी डायरेक्शन में है
तो तभी हम कह सकते हैं ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं अगर दोनों का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक, तो बस एक वेक्टर होगा। अब उसके बाद आता है आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब है कि अगर आप कोई वेक्टर बना रहे हैं, जैसे यही समझ लीजिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर कि अगर आप बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में ना बना के इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बना दें, इसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बना दें, तब भी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो बी वेक्टर होगा ए का नेगेटिव ऑफ वेक्टर। यानी कि जैसे हमने पहले वाले इक्वल वेक्टर्स में तो हम ऐसे लिख सकते थे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। माइनस किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब बी और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से हम लिख रहे हैं ऐसे, मतलब बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब यही है मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन इज ओके। तो अब हम पढ़ते हैं अलग नया कॉन्सेप्ट, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट को समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने दो वेक्टर्स हैं हमारे, एक ए है एक बी है, ठीक, और दोनों वेक्टर के एंगल जो बीच में जो एंगल है वो है एंगल, थोड़ा सा सीधा बना देना है ऐसे, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है एंगल थीटा, ठीक है, और यहां से बना देता हूं ऐसे, ठीक। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बेसिकली ये समझा रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन के हिसाब से। आपके सिलेबस में जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन वाला ही है, और पैरेललोग्राम लॉ होता है दूसरा वाला, उसके हिसाब से दूसरा वाला समझाते हैं। अभी इसी के हिसाब से आप समझ लीजिए। तो दोनों वेक्टर के एंगल, जो बीच का जो एंगल है वो है एंगल थीटा। तो ऐसे में जो आपका वो क्या बोलते हैं रिजल्टेंट होगा, वो होगा आपका रिजल्टेंट होगा वो होगा वेक्टर ए स्क्वायर, मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, 2ab cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, ये थीटा इन दोनों के बीच है, ठीक है, तो cos थीटा। तो अब हम जानते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। अब देखिए ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल कांस्टेंट होगा, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, जो चेंज होने वाला चीज है वो क्या है, दोनों के बीच का, ठीक। तो एंगल के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, कैसी कंडीशन होगी, ठीक है। तो देखिए cos थीटा की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है cos 0 पर, यानी कि 1, ठीक। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, आर मैक्स होगा। आर मैक्स मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि cos 0 क्या आ जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपका a प्लस बी। अब देख लेते हैं मिनिमम कब होगा। मिनिमम जब cos थीटा की वैल्यू देखिए, अब एक और कंडीशन आती है कि जब cos थीटा की वैल्यू आती है 0 हो जाती है, ठीक है, लेकिन उस पर मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो आती है 180 यानी कि -1, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो कि 1 मैक्सिमम वैल्यू होगी और 90 होगी, क्या 0 वैल्यू, 0 सबसे कम है, 0 सबसे कम नहीं है, इसकी सबसे कम वैल्यू आती है 180 दैट इज -1। तो जो मिनिमम होगा आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपका क्या होगा, मिनिमम होगा, आर मिनिमम वो होगा आपका थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर। मिनिमम होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब क्या, कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ऐसे समझ लीजिए क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर मिनिमम क्या आ गया आपका a माइनस बी, ठीक। तो मतलब क्या है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, और उस केस में क्या होगा, आपके जो दोनों वेक्टर होंगे तो मैग्नीट्यूड को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ इस केस में क्या होगा, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस होगा, ठीक। तो अब देखिए रिजल्टेंट की कंडीशन आपने सारी जान ली है। तो अब आते हैं हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो
तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो है कि भैया एक ट्रायंगल बनाते हैं हम सबसे पहले, और उसके अंदर जो है एक ट्रायंगल क्या आप ऐसे समझ लीजिए, एक दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ठीक है। और इस तरह से हम इनके बीच का एक रिजल्टेंट, मतलब ये समझ लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर या कुछ भी वेक्टर समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अगर हम इस वेक्टर का बता रहे हैं आपको क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का मतलब है कि इस वेक्टर का इसके बेस के साथ और इसके परपेंडिकुलर के साथ क्या वो बनेगा आपका वेक्टर होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ समझ लीजिए ए वेक्टर ऐसे है, ठीक है, थीटा एंगल है। तो ए का जो ए दो कंपोनेंट होते हैं किसी वेक्टर के, ठीक है, एक होता है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे आपको बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपकी वर्टिकल लाइन, ठीक। तो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर है वो क्या होंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, पहले जो हॉरिजॉन्टल लिखता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक, वो होगा आपका ए कोस थीटा, ठीक। मतलब इस एंगल का कोस ले लेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट ए साइन थीटा, ठीक। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ए साइन थीटा, ठीक। तो अगर आप इसका वो निकालना चाहें इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में किसी भी मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के बेसिस पे, तो आप ऐसे लिख देंगे कि जो रिजल्टेंट है समझ लीजिए वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आप रिजल्टेंट निकालने दोनों वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी कि ए साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर वहां से कम मैं करके बताता हूँ, ए स्क्वायर अगर कम बनेगा तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक, जो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या आपका ए, ठीक। तो उसके बाद बात करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की, जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक आपके जिनके मतलब जो अब तक आपने पढ़ा वो तो सब बेसिक्स थे, जो सब टॉपिक आपको जानने की जरूरत है, लेकिन जो मेन चीज होती है वो होती है कि क्वेश्चन जो आता है वो ये थ्रू आता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डॉट प्रोडक्ट से। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। पहला आता है आपका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट डॉट। सो लेट्स सी डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट डिनोट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दोनों के बीच का जो एंगल है मान लीजिए वो है थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे नोट करते हैं, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट नोट करते हैं ए डॉट बी से, ठीक। और इसका जो आपका फॉर्मूला है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है जिसका हमने कोस लिया है, ठीक। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। स्पेशल केसेस मैं समझा देता हूँ आपको, उसके बाद आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। तो स्पेशल केसेस क्या होता है, सबसे पहला क्या होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा जब 0 हो जाएगा तो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ए डॉट बी होगा आपका उस टाइम पे मैक्सिमम, ए डॉट बी क्या होगा आपका ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक। और दूसरा केस क्या है, जब थीटा होगा 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस की वैल्यू हो जाएगी 0, तो सारा आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। स्पेशल केसेस आपको याद रखने हैं, 90 डिग्री पे क्या होता है 0, क्योंकि कोस 90 का 0, तो ए डॉट बी भी क्या होगा आपका 0। और तीसरा केस क्या बन जाता है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, जब थीटा हो जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा तो देखो दोनों वेक्टर्स के बीच में, आप वैसे कॉमनली समझिए, दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या हो जाएगा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी एक दूसरे के बिल्कुल। तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वो माइनस हो जाएगा, ए डॉट बी क्या हो जाएगा माइनस ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है -1, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -1 -6 का आ जाएगा, ठीक। ये सब चीज आप समझ गए होंगे। तो आपको एक चीज और समझानी थी, आप इसे पहले ध्यान से नोट वगैरह करना, तो एक चीज और समझानी थी,
देखिए जो आपके 3D के अंदर एक्स वाई और जेड एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है आपका, और ये मान लीजिए दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके मतलब स्केलर में आप किसी भी पॉइंट को कैसे नोट कर सकते हैं, जैसे इनके अंदर 1 2 3 वगैरह कुछ ऐसे करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में किसी पॉइंट को डिनोट करना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, किसी भी वेक्टर को जब आप नोट करते हैं तो उसका एक दो पॉइंट के बीच का जो ये आ जाता है, ठीक है, मतलब एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंडिंग पॉइंट होता है, जब किसी पॉइंट को आपको 3D में वेक्टर फॉर्म में निकालना, ठीक है। तो इन सब के जो अपने अपने वेक्टर यूनिट वेक्टर होते हैं इनकी डायरेक्शन में, जिनकी हेल्प से हम किसी भी वेक्टर को तीनों एक्सिस के अंदर या फिर आप कह सकते हो कि स्पेस के अंदर डिनोट करते हैं, वो होते हैं एक्स एक्सिस का होता है आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप और जेड एक्सिस का होता है के कैप। ये होते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग बोथ और सॉरी मैंने के कैप यहाँ पे लिख दिया, के कैप यहाँ पे लिखूंगा जेड एक्सिस का, ठीक। तो आई कैप जे कैप और के कैप तीनों वेक्टर जो आपके वो होते हैं 3D के अंदर जो आपके एक्सिस होते हैं उनको उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप जे कैप के कैप, मतलब इनके थ्रू जो पॉइंट पास हो रहे हैं उनको डिनोट करने के लिए वेक्टर फॉर्म में आप आई जे के कैप का यूज करते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो मतलब क्या है, अब आपको समझाते हैं हमने ये मतलब मैंने क्यों बताया आपको ये इसलिए ताकि आप जब दो देखो अभी तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि आप वेक्टर्स की क्या जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो जो वेक्टर्स की वैल्यू होगी वो आईजे की कैप की फॉर्म में दे रखी होगी आपको, ठीक है। तो वहां पे जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे इनका तो आपको ए इनके मतलब जैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे इनके साथ आपको देखना है कि मतलब मल्टीप्लाई कैसे करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं दो वेक्टर्स, मान लीजिए अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली बात होती है जब आईजे के हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात होती है इनका डॉट प्रोडक्ट, यानी कि आई डॉट आई आपस में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे आपको पता है ये तो आई कैप जो है वो किस डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन के, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है, ठीक है। अब एक आई का आई से डॉट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो बेसिकली इसका 1 ही होगा, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए, ठीक है, कोस थीटा। अब थीटा की बात करें तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है, आई डॉट आई, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0, दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच एंगल 0 है, इसका मतलब क्या है कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1, और कोस थीटा की वैल्यू 1 होगी तो आई की आई मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर में क्या है यूनिट वेक्टर है तो आई डॉट आई क्या हो गया आपका 1, ठीक, आई डॉट आई आपका क्या हो गया 1। तो इसी तरह से जे डॉट जे भी क्या हो गया 1 और के डॉट के भी क्या हो गया 1, ठीक, क्योंकि दोनों क्या है यूनिट वेक्टर है कैप जो है, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 कोस थीटा, यानी कि दोनों के एंगल के जो बीच का जो एंगल है वो 0 है तीनों केस में, तो 0 है इसका मतलब क्या कोस थीटा की वैल्यू 1 हो गई और तीनों का मैग्नीट्यूड आ गया 1, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं कि आपस में मिल जाएगी, मतलब जैसे आई की जे में कर रहे हो या आई जे में कर रहे हो, जे की के और के की आई में, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो तीनों एक्सिस होते हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। आई जो एक्स एक्सिस है वो वाई से 90 डिग्री पे है, जो जेड एक्सिस है वो वाई से एक्स से 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे है तो क्या मतलब हुआ, जैसे लिखेंगे फॉर्मूला आई जे कोस थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है तीनों केस में थीटा 90 है, क्यों, क्योंकि आई क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे क्या है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में दोनों में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे जाएगी 90 डिग्री और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की क्या मतलब आएगी, इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 0, और तीनों ही केस में इसी तरह से वैल्यू क्या आएगी 0। ये स्पेसिफिकेशन आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन में आपके ये सब चीज ना बने होंगे बिल्कुल, ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट जो है वो बस इतना ही है, जैसे मैंने आपको स्पेशल केस बता दिया और आईजे के का भी आपको फॉर्मेट बता देगा कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, ठीक। चलो एक चीज और आपको बता दूं कि जब किसी वेक्टर की हम किसी वेक्टर में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया वहां पे क्या आ रहा था आई जे आई, जैसे समझ लीजिए इस वेक्टर की फॉर्म से फॉर्मूले के हिसाब से आपको बता देता हूँ कोस थीटा, तो एक वेक्टर की एक मैग्नीट्यूड एक मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा आएगा, थीटा का मतलब दोनों के बीच एंगल 0 का मतलब क्या होगा कि इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर में जाएगा, तो हम सिंपली से ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। मतलब वेक्टर के अगर दो वेक्टर की किसी वेक्टर की उसी से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं हम आपका क्रॉस प्रोडक्ट की, जो फाइनल कॉन्सेप्ट है चैप्टर का। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं डॉट से, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं क्रॉस से, ए क्रॉस बी ऐसे करके, ठीक। इसको इसका जो फॉर्मूला होता है आप ऐसे समझ लीजिए, ए मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, या ऐसे समझ लीजिए मैग्नीट्यूड उधर ए बी करके लिख देते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी का जो मतलब दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे उससे नया जो वेक्टर आएगा उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर, ठीक है। एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा, जो नया वेक्टर आएगा उसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर, ठीक। तो अब हम इसके भी स्पेशल केस समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि जब थीटा 0 होगा, ठीक, थीटा 0 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, आपको पता है साइन थीटा 0 होता है, 0 आएगा, ठीक। और दूसरा जब साइन क्या होगा 90 होगा। अब देखिए इस केस को आप 180 के लिए यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन 180 पे भी 0 होता है, ठीक है। cos की तरह नहीं होता है कि cos को माइनस होता है, इसमें 180 पे भी 0 होता है। तो दोनों केसेस के लिए क्या होगा, ए क्रॉस भी आपका 0 होगा। और दूसरा क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू 90 जब आएगा तो थीटा साइन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है 90 यानी कि 1 होती है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी ए बी, ठीक बात, यानी कि ए 0 और 90 पे 0 और 90 पे ए बी, ठीक। स्पेशल केस आपके खत्म हो। तो मैं बता दूं आई जे वाला चैप्टर इसके अंदर आपको, ठीक, आई और जे वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई और जे और के ये तीनों क्या होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं। आई सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट कह रहा हूं मैं, ये होते हैं यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के, ठीक। तो जैसे कि हम आई क्रॉस आई करने लगे, आई क्रॉस आई का क्या मतलब है कि आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई से ही कर रहे हैं, मतलब क्या है कि आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू आपका साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट सारे यूनिट वेक्टर्स का मतलब जो भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं उन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या होता है 0। तो इसी तरह से क्या आ जाएगा, जे क्रॉस जे 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0, और के क्रॉस के भी क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक। के क्रॉस के भी आपका क्या आ जाएगा 0, आई क्रॉस आई भी 0, जे क्रॉस ए 0, के क्रॉस के भी आपका 0, ठीक। तो अब तो ये थी बात इनकी आपस में प्रोडक्ट की, ठीक है। अगर हम बात करें इनके मतलब जैसे वहां पे हमने पढ़ा था कि आई डॉट जे क्या था, आई डॉट जे के बीच में क्या था 90 डिग्री एंगल था, cos 90 का होता है 0 होता है, तो अब तो 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अब इनकी बात कर लेते हैं आपस में प्रोडक्ट्स की। तो आपस में प्रोडक्ट क्या जाएगा, तो देखिए इसका एक सिंपल सा मेथड है, बस आप ये समझ लीजिए, ऐसे एक सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है, सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे आई, यहाँ जे और यहाँ के, ठीक है, आई जे और के। तो ऐसे इस तरह से हमने इसका डायरेक्शन को बना दिया है, ठीक है। ये बताइए तो आई की अगर जे मल्टीप्लाई हो, मतलब कैसे, आई क्रॉस जे जब होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका के, ठीक। इधर से इधर को डायरेक्शन बनाने का मतलब यही है कि आई की अगर इसी डायरेक्शन के अंदर अगर रूल फॉलो हो रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको डायरेक्शन दिखाई है, अगर उसी तरह से इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब आई की जे में हो रही है तो क्या आएगा, ठीक है। और जे की के में हो रही है, मतलब जे क्रॉस के हो रहा है तो आपका आई आएगा, ठीक, जे क्रॉस के आ रहा है। इस तरह से के क्रॉस आई हो रहा है तो जे आएगा, के क्रॉस आई हो रहा है तो आपका क्या आएगा जे आएगा, ठीक। लेकिन अगर इन्हीं के अपोजिट हो जाए, मतलब जैसे आई क्रॉस हमने क्या कर दिया, आई क्रॉस जे की आपकी आया, ठीक है, लेकिन अगर जे क्रॉस आई कर दिया, मतलब जो हमने डायरेक्शन मानी है अपनी इनको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, उसके हम अपोजिट चले जाए, जे क्रॉस आई कर दें, यानी कि आप समझिए जे क्रॉस आई कर दें, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर की अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो उसी को हम उसके साथ माइनस लगा के डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो वेक्टर आ रहा था वो आ रहा था के वेक्टर, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, आई और जे की मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे क्या था, डायरेक्शन सीधी चल रहे थे, लेकिन हम हमारा क्या होगा डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो इस वजह से क्या आ जाएगा माइनस के, ठीक है। इसी तरह से अगर जे क्रॉस के कर दे, के क्रॉस जे कर दे, के क्रॉस जे कर दे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आई। और इसी टाइप से अगर आई क्रॉस के कर दे वो आएगा क्या आपका माइनस का जे। तो ठीक है गाइस,
तो गाइस आपकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर का वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हमने हर तरह का आपको कंडीशन बता दी, हर तरह का कॉन्सेप्ट बता दिया। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें आपको इसके कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल बताए जाएंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की जो न्यूमेरिकल है वो किस तरह से सोल्व करना है आपको। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है वो आपको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। सो गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो। तो इफ यू लाइक माय वीडियो शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब।